अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ ठीक आ रही है? Assalamu alaikum. This is Muskan Hani from University of Child Health Sciences. Today the topic of presentation is renal failure. Either it should be acute or chronic. तो रीनल फेलियर एक ऐसी डिजीज है जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसके ऑलमोस्ट रिस्क फैक्टर्स और जितने भी मैनेजमेंट है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो तमाम चीज़ें हम लोगों को पहले ही पता है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं वो भी हम लोग मैनेज करते हैं। जैसे हमारे पास जो रीनल फेलियर है, किडनी की अगर नॉर्मल फंक्शन की बात करें तो हमें पता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीड आउट करना, ब्लड वॉल्यूम को, कंपोजिशन को, एरिथ्रोपोइटिन को, इन सब को प्रोड्यूस करना और विटामिन डी को एक्टिवेट करना हमारे पास किडनी का काम होता है। तो अगर इसमें कोई भी इशू आ जाता है, वो नहीं इसको कर पाता, किडनी इसको एलिमिनेट नहीं कर पाती या फिर सिंथेसाइज नहीं कर सकती एरिथ्रोपोइटिन वगैरह को, तो फिर हम लोग इसको कहते हैं कि ये रीनल फेलियर है। अगर तो वो थोड़े टाइम के लिए है तो वो एक्यूट होगा, और अगर वो ज्यादा टाइम के लिए है तो वो क्रॉनिक होगा। एक्यूट में हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्सिबल डिटोरिएशन ऑफ रीनल फंक्शन। थोड़े वक्त के लिए डिटोरिएट हो रहा है रीनल फंक्शन, उसको हम लोग एक्यूट कहेंगे, लेकिन इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास तीन कॉजेज होती हैं। प्री रीनल भी हो सकता है, रीनल भी हो सकता है और पोस्ट रीनल भी हो सकता है। प्री रीनल क्या होता है, किडनी के पास आने से पहले, यानी कि हमारे पास किडनी के पास कहाँ से ब्लड आता है, हार्ट से। अगर हार्ट में ही कोई इश्यू है, कोई एबनॉर्मेलिटी है, कोई हम लोग कह सकते हैं हेमोरेज है या फिर कार्डिक आउटपुट कम है, तो हमारे पास हम लोग उसको कहेंगे प्री रीनल एआरएफ है। अगर रीनल में कोई इशू है, यानी कि रीनल आर्टरीज में कोई वेस्कुलाइटिस है, कोई ग्लोमेरुलेफ्राइटिस है या फिर इंटरल्यूमेन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो वो फिर रीनल कॉज होगा। और पोस्ट रीनल होता है यूरेनी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रीनल फेलियर का हो जाना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्री रेनल की। प्री रेनल में मैंने कहा कि ब्लड वॉल्यूम कम होगा क्योंकि हेमरेज है, जीआईटी ब्लीड कर रहा है या फिर सोडियम वाटर की डिप्लीशन है। उसके अलावा कार्डिक आउटपुट कम है क्योंकि ऑब्वियसली कार्डियोजेनिक शॉक होगा। पेरिफेरल वेजोडाइलेशन है, सेप्टिसीमिया हो सकता है। उसके अलावा रेहेप्टोमाइलोसिस क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ स्केलेटल मसल्स। इन तमाम की वजह से प्री रीनल एआरएफ हो सकता है। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होंगी, हाइपोटेंशन, क्योंकि यूरिनरी आउटपुट कम होगा, ए यूरिया होगा, ओलिगो यूरिया होगा। उसके अलावा क्रेटिनिन वगैरह ज्यादा हो जाएंगे और हाइपोटेंशन वगैरह हो जाएगी। डायग्नोसिस में हम लोग सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं कि आइदर उसको कोई प्रीवियस रीनल डिजीज थी या नहीं। अगर तो नहीं थी तो वो एक्यूट है, और अगर तो थी तो वो क्रॉनिक है। फिर हम लोग फाइंडिंग्स चेक करते हैं। सीरम बर्न को क्रेटिनिन रेशो के साथ चेक करते हैं जो कि 20:1 होती है, यानी कि इंक्रीज की हुई होती है। सोडियम उसका 20 एम, सोडियम 20 से कम होता है, लेकिन यूरिन की ऑस्मोलैरिटी 500 मॉस पर केजी से ज्यादा होती है। इसकी मैनेजमेंट किस तरीके से हम लोग करेंगे क्योंकि मैंने कहा कि इसमें जो है वॉल्यूम कम हो जाता है, यानी कि हाइपोवोलीमिया हो जाता है या फिर सेप्टिसीमिया हो जाता है, तो हम लोग इसको सेलिन्स वगैरह इंजेक्ट कर देंगे। और अगर सीरम इलेक्ट्रोलाइट में कोई इशू है, स्पेशली हम लोग पोटेशियम को देखते हैं, क्योंकि कार्डियक एरिथमियास में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी ये बात की है कि कार्डियक एरिथमियास के लिए हम लोग पोटेशियम को देखते हैं कि वो आइदर वो कम होगा या वो ज्यादा होगा। तो उसमें हम लोग इसको मैनेज करेंगे, और नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं देंगे। रीनल फेलियर में नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स हम लोग नहीं देते हैं। फिर उसके बाद होता है इंट्रिंसिक रीनल फेलियर। इंट्रिंसिक रीनल जो एआरएफ होता है ना, ये ज्यादातर इसकी कॉज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो होती है क्रॉनिक रीनल फेलियर में। अगर तो परफ्यूजन इस्कीमिया को प्रेजिस्ट कर गई है तो हम लोग इसको कहेंगे ये इंट्रिंसिक रीनल फेलियर है। और मैंने पहले ही बात की थी कि इसमें हमारे पास रीनल में कोई इशू होगा, कोई ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस होगा, कोई प्राइमरी या सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी एसएलई की वजह से हो सकता है। एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होती है, आइदर इट शुड बी इस्केमिक और नेफ्रोटॉक्सिक। नेफ्रोटॉक्सिक में दो आ जाती हैं हमारे पास, एंडोजेनस टॉक्सिन्स और एक्सोजेनस टॉक्सिन्स। एंडोजेनस टॉक्सिन्स में हमारी बॉडी के ही जो सब्सटेंसेस है जिनको एक्सक्रीड आउट होना था वो एक्सक्रीड आउट नहीं होते और बॉडी में एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और किडनी को इफेक्ट कर देते हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन यूरिया, मायोग्लोबिन यूरिया, मल्टीपल माइलोमा या फिर गाउट वगैरह। और एक्सोजेनस में कोई कंट्रास्ट एजेंट है, हेवी मेटल है या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो वो बॉडी को इफेक्ट करता है।
फिर उसके अलावा हमारे पास कोई एनसेड्स वगैरह या फिर हाइपरटेंसिव नेफ्रोस्क्लेरोसिस भी वजह बन सकती है। क्लिनिकल कोर्स या इसके एक्शन की बात करें तो एक्यूट का बहुत थोड़ा सा फेज होता है, सिर्फ 10 to 25 डेज के लिए होता है। इसमें 4 फेजेस आ जाती हैं: प्री ओलिगोयूरिक फेज, ओलिगोयूरिक फेज, डायूरेटिक फेज और रिकवरी फेज। प्री ओलिगोयूरिक फेज में क्या होता है? ओलिगोयूरिया क्या होता है? यूरिन का ना आना। प्री ओलिगोयूरिक फेज में, मैम नेक्स्ट वाली स्लाइड है, क्लिनिकल कोर्स ऑफ एआरएफ। इसमें हम लोग चेक करते हैं कि जो यूरिया की रेशियो है यूरिन और प्लाज्मा में, वो नॉर्मल से कम हो जाती है। नॉर्मल होती है 20:1, इसमें हो जाती है 14:1। ओलिगोयूरिक फेज में क्या होता है? ओलिगोयूरिक फेज में यूरिन का वॉल्यूम 400 ml से भी कम हो जाता है, और कंप्लीट एन्यूरिया भी हो सकता है, यानी कि 50 ml से भी यूरिन कम हो जाता है। डायूरेटिक फेज का मतलब क्या है? कि इसमें पॉलीयूरिया हो जाता है, यानी कि नॉर्मल एवरेज यूरिन होता है 1 से 1.5 लीटर, इसमें 3 से 5 लीटर तक जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है। रिकवरी फेज में वो रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। दैट्स इट। इन्वेस्टिगेशंस नॉर्मल जो हम लोगों ने पहले स्टार्टिंग में पढ़ी थी वही हैं। हम लोग यूरिया क्रेटिनिन चेक करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट चेक करते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट चेक करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं। यूरिन एनालिसिस में हम लोग चेक करते हैं कि कोई प्रोटीन यूरिया तो नहीं है, ओलिगो यूरिया तो नहीं है, हीमाचूरिया तो नहीं हो रहा, या फिर अल्ट्रासाउंड कर देते हैं किडनी की। उस अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलेगा किडनी का साइज क्या है, किडनी की शेप कैसी है, और कोई मैस है या नहीं, कोई एसिस्ट या पॉलीसिस्टिक यूरिया तो नहीं है। फिर उसके बाद आ जाती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम लोग देखते हैं हाइपरकैलीमिया। हाइपरकैलीमिया है अगर किसी पेशेंट को, तो हम 50% डेक्ट्रोज के साथ 10 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन के शॉट्स देते हैं। एसिडोसिस है तो सोडियम बाइकार्बोनेट आईवी के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं। हाइपोवोलीमिया है तो ट्रांसफ्यूजन करेंगे ब्लड वगैरह की, और अगर पल्मोनरी एडिमा है तो हीमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस कर देंगे। फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस और उसकी मैनेजमेंट आ जाती है। फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड अगर काफी ज्यादा है तो हम लोग सॉल्ट को, वाटर को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, डायलिसिस दे देंगे, डायरेटिक्स दे देंगे। हाइपोनेट्रीमिया, अगर तो नाइट्रोजन कम है तो हम लोग ऑरल वाटर को देना कम कर देंगे, और हिप्नोटिक आईवी की जो सॉल्यूशंस है उनको भी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। हाइपरकैलीमिया, पोटेशियम ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे? पोटेशियम का इंटेक कम कर देंगे, यानी कि प्रोटीन डाइट जो है उसको भी कम कर देंगे। फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस में वही एसिड बेस बैलेंस को प्रिजर्व करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्ट कर देंगे और डायलिसिस वगैरह करेंगे। मालनरिशमेंट है अगर किसी को, तो हम लोग उसमें कैलोरीज वगैरह को मैनेज करेंगे। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। उसके लिए हम लोग जो है वो ट्रांसफ्यूज कर देते हैं ब्लड को, एस्ट्रोजन वगैरह, या फिर डायलिसिस दे देते हैं। और कार्डिक एरिथमियाज और जीआईटी ब्लीडिंग को भी इसी तरह कवर करते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है यूरेमिक सिंड्रोम। यूरेमिक सिंड्रोम हम लोग को बताता है कि आइदर इट शुड बी एक्यूट और आइदर इट शुड बी क्रॉनिक। ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, लिथार्जी, कंफ्यूजन, कोमा, एजिटेशन, सीजर, साइकोसिस, ये सारे एट अ टाइम प्रेजेंट हुए एक पेशेंट में तो वो यूरेमिक सिंड्रोम का पेशेंट होता है, और इसको हम लोग एज एन इमरजेंसी पेशेंट ट्रीट करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कैल्शियम का कम हो जाना, फोस्फेट का ज्यादा हो जाना, या फिर पोटेशियम का काफी ज्यादा हो जाना। तो ये वो तमाम चीजें थी जो कि हम लोग एक्यूट रीनल फेलियर में करते हैं। यही सिम्टम्स, यही फैक्टर्स अगर तो प्रिजिस्ट कर जाए, प्रोग्रेसिव हो जाए, यानी कि इरिवर्सिबल सेसेशन हो जाए किडनी के फंक्शन को, तो फिर हम लोग कहते हैं ये क्रॉनिक रीनल फेलियर है। इसके हमारे पास 4 स्टेजेस हो जाते हैं। पहला डिसमिनिश रीनल रिवर्स, रीनल इंसुफिशियंसी, रीनल फेलियर एंड यूरेमिक सिंड्रोम। और इन तमाम स्टेजेस में हम लोगों ने 2 फैक्टर्स को देखना होता है, एक क्रेटिनिन क्लियरेंस को और एक सीरम क्रेटिनिन को। क्रेटिनिन जो क्रेटिनिन क्लियरेंस है वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करती जाएगी, और जो सीरम क्रेटिनिन है वो प्रोग्रेसिवली इंक्रीज करता जाएगा क्रॉनिक रीनल फेलियर में। क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है डिसमिनिश्ड रीनल रिवर्स में नॉर्मल 120 होती है, ये 50 तक चली जाएगी, और सीरम क्रेटिनिन जो है वो 0.7 से 2 तक भी जा सकता है। रीनल इंसुफिशियंसी में क्रेटिनिन क्लियरेंस 10 तक डिक्रीज हो जाएगी, और जो सीरम है वो 5 से इंक्रीज कर जाएगा। रीनल फेलियर में क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है वो 5 ml, मैंने बताया कि 120 ml जो है वो नॉर्मल है, तो यहाँ पर ये 5 ml तक हो जाती है, और यूरेमिक सिंड्रोम में ये 5 से भी कम हो जाती है।
उसके अलावा है इंसिडेंस ऑफ कॉजेज ऑफ सीआरएफ। किस डिजीज की वजह से क्रॉनिक रेनल फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो तमाम इन टेबल में मौजूद है। जैसे कि अगर डायबिटीज है तो सबसे ज्यादा जो प्रोन पेशेंट होते हैं वो होते हैं डायबिटिक पेशेंट। डायबिटिक पेशेंट में 37% चांसेस है कि सीआरएफ हो सकता है। ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस है, उसके अलावा सेकेंडरी ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस है, या फिर पिलोनेफ्राइटिस वगैरह भी हो सकते हैं। और पाकिस्तान में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कॉमन भी है। फिर हमारे पास आ जाती हैं कॉजेज ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर। कॉजेज ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर में मैंने आपको पहले ही बात की थी कि प्री रीनल और पोस्ट रीनल जो है वो हमारे पास एआरएफ में इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो रीनल इंट्रिंसिक रीनल की कॉजेज हैं वो हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर में। जैसे कि ग्लोमेरुलर डिजीजेस में आ जाते हैं फोकल ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, उसके अलावा आईजीए नेफ्रिनोपैथी, सेकेंडरी में कोई अमाइलोडोसिस या फिर एसएलई वगैरह। फिर हमारे पास हेरिडिटी डिजीज भी हो जाती हैं, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या फिर मेडुलरी सिस्टिक डिजीज। तो अगर ये है किसी ऑर्गन में, किसी पर्सन में, तो फिर हमारे पास ये क्रॉनिक रीनल फेलियर को लीड करेगी। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में भाई ये क्यों हो रही है, क्या वजह है इसकी? हाइपरफिल्ट्रेशन। हाइपरफिल्ट्रेशन है या फिर यूरेमिक टॉक्सिन्स। यूरेमिक टॉक्सिन्स कौन से होते हैं? वो टॉक्सिन्स जिसको हमारी बॉडी से रिमूव होना चाहिए था लेकिन वो रिमूव नहीं हो रहे, जैसे कि क्रेटिनिन, जैसे कि यूरिया, ये सारे प्रोटीन के वेस्ट, इनको हमारी बॉडी से रिमूव होना चाहिए था लेकिन ये अकुमुलेट हो रही है। जैसे ही वो अकुमुलेट होंगे तो वो हमारी किडनी को इफेक्ट करेंगे। अगर कैल्शियम अकुमुलेट हो रहा है तो कैल्सिफिकेशन हो जाएगी। फिर हमारे पास जो हाइपर फिल्ट्रेशन है, हाइपर फिल्ट्रेशन में ये होता है कि जो कुछ नेफ्रॉन्स हैं वो एट्रोफ हो जाते हैं, और बाकी जो नेफ्रॉन्स रह जाते हैं वो हाइपरट्रॉफ हो जाते हैं। हाइपरट्रॉफी की वजह से उनके ऊपर ज्यादा काम का बर्डन बढ़ जाता है। हाइपरट्रॉफी हो जाती है और बर्डन की वजह से हाइपर फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से भी किडनी को इफेक्ट होता है। क्लिनिकल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? क्लिनिकल सिम्टम्स में नोजिया, वोमिटिंग, फिट्स पड़ सकते हैं, कोमा, एनीमिया, ए यूरिया, ओलिगोयूरिया, पॉलीयूरिया और नॉक्टोयूरिया भी हो सकता है। फिर यूरीमिया की वजह से हमारी बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे? सबसे पहली चीज कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा कि ग्लूकोज इंटॉलरेंस होगी। ग्लूकोज इंटॉलरेंस में क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगी। हमारी बॉडी जो है वो हमारी बॉडी जो है वो इंसुलिन को तो रिलीज कर रही है, लेकिन हम लोग, हमारे जो बॉडी है वो उसको रेजिस्ट करना स्टार्ट, इसको हम लोग कहते हैं एजिटोमेटिक सूडो डायबिटिक पेशेंट्स। इन पेशेंट्स में ये नॉर्मल होता है। फिर उसके बाद प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगी प्रोटीन्स के, उसके प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे लेकिन वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट नहीं होंगे और इन द रिटर्न वो किडनी में एक्युमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म है, जो हेल्दी डीएल है वो हमारे पास लो हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहेगा। फिर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकते हैं और हाइपोथर्मिया भी हो जाते हैं, और ये दोनों हमारे पास किसकी वजह से होते हैं? जब सोडियम जो है हमारी बॉडी में रिटेंट करना स्टार्ट कर देता है और सोडियम पोटेशियम पंप इम्पेयर हो जाता है। अब हमारे पास एक पेशेंट आया है, यूरेमिक का पेशेंट, हम लोग उसको कैसे एग्जामिन करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा ये यूरीमिया का पेशेंट है? हम उसकी मेंटल स्टेट देखेंगे, ड्राउजीनेस, कोमाटोज है, हाइपर वेंटिलेटेड है, उसको हिकअप्स बार बार आ रहे हैं, डिहाइड्रेटेड है, एडीमा है, ड्राउजीनेस है, ट्विचिंग वगैरह आ रहे हैं। उसके हाथ देखें। उसके अलावा हम लोग उसके हाथ देखेंगे, हाथ में हम लोग को टेरी नेल्स नजर आएंगे। टेरी नेल्स क्या होते हैं? टेरी नेल्स, हमारे पास जो ब्राउन लाइन है ना वो 1 mm वाइड हो जाती है एट द डिस्टल एंड ऑफ नेल। इसमें ये होता है, यानी कि हाफ एंड हाफ नेल्स हम लोग को शो होंगे यूरेमिक के पेशेंट में। ट्रेमर्स भी मिलेंगे और एनीमिया, क्योंकि पेलर जो है ना वो हम लोग को, पाल्म जो उसके हैं वो एक तो ग्रीजी फील होंगे और दूसरा जो है वो पैलर होंगे, तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि यूरेमिक का पेशेंट है। उसके आर्म्स पे देखें तो ब्रूजिंग, ब्रूजिंग ऐसे कि जैसे उसे किसी ने मार के भेजा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन होती है। स्कार्च मार्क्स होते हैं, स्कार्च मार्क्स में हम लोगों को देखते हैं कि कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो डिपॉजिट हुआ होता है। यूरेमिक फ्रॉस्ट, यूरेमिक फ्रॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है यूरेमिक पेशेंट की।
क्योंकि हमारी बॉडी में यूरिया की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो वो किसके थ्रू एक्सक्रीड आउट होएगा, या यूरिन के थ्रू या फिर स्वेट के थ्रू। जैसे ही स्वेट के थ्रू वो एक्सक्रीड आउट होता है तो वो बॉडी पे एज अ व्हाइट पाउडर शो होना स्टार्ट हो जाता है। फेस पे भी हमें एनीमिया वगैरह शो होगा, चेस्ट पे भी हम लोग उसको इन्फेक्शन या निमोनिया वगैरह देखेंगे। फिर हमारे पास आ जाती हैं इसकी इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशंस में हम ब्लड यूरिया कराएंगे, यूरिया जो है वो बढ़ गया होगा, क्रेटिनिन बढ़ गया होगा, इलेक्ट्रोलाइट में हाइपोनेट्रीमिया, नाइट्रोजन जो है वो कम होगी, पोटेशियम नॉर्मल होगी, कैल्शियम लो होगी और फॉस्फेट बहुत ज्यादा हाई होगी। ये हम लोगों को इसकी एग्जामिनेशन में मिलता है। फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं किडनी की, जिसमें हम लोग को पता चलेगा कि रीनल का साइज क्या है, हाइड्रोनेफ्रोसिस, पॉलिसिस्टिक किडनी या फिर कोई रीनल मैस है। उसके अलावा रीनल बायोप्सी करवा सकते हैं या यूरिन एनालिसिस करवा सकते हैं, जिसमें हम लोग को प्रोटीन यूरिया, हेमचूरिया या फिर ब्रॉड सिस्ट या कास्ट वगैरह मिल जाते हैं। रेडियो न्यूक्लाइड स्टडीज भी होती हैं, जिसमें हम लोग टेक्नीशियम 99 यूज करते हैं, दो यूज करते हैं, टेक्नीशियम 99 TDPA और टेक्नीशियम 99 DMSA। टीडीपीए में हम लोग को जीएफआर पता चलेगा, हमें रीनल आर्टरी स्टेनोसिस पता चलेगी, ऑब्स्ट्रक्शन पता चलेगी, और डीसी डीसी टेक्नीशियम 99 डीएमएसए में हम लोग को पता चलेगा कि इन्फेक्शन कहाँ पे है, सिस्ट कहाँ पे है, और वो डिफरेंशिएट करेगी कि एक्यूट है या रीनल है। फिर आ जाती है इसकी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ये वही जो हम लोगों ने, डीएमएसए और जीटीपीए क्या है, सॉरी? ये टेक्नीशियम है, ये रेडियो न्यूक्लाइड स्टडीज है, इसमें हम लोग टेक्नीशियम 99 यूज करते हैं। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में इन्वेस्टिगेशन में भी पढ़ा है। जीएफआर को देखने के लिए, कोई रीनल आर्टरी की स्टेनोसिस को देखने के लिए, या इन्फेक्शन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन को लोकलाइज करने के लिए हम लोग टेक्नीशियम टीडीपीए यूज करते हैं, और कोई एब्सेस वगैरह या इन्फेक्शन या सिस्ट वगैरह को देखने के लिए डीएमएसए यूज करते हैं। अच्छा, इस पूरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट का ही नाम वो है? जी जी, टेक्नीशियम ओके। 99 DTPA और टेक्नीशियम 99 DMSA। उसके ओके। बाद हमारे पास आ जाती है मैनेजमेंट। हम लोगों ने क्रॉनिक को मैनेज कैसे करना है, जैसे हम लोगों ने एक्यूट को मैनेज किया था वैसे ही क्रॉनिक को करेंगे। डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे, पोटेशियम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, फॉस्फोरस रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, वाटर और सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। अगर तो एनीमिया है तो हम लोग उसको मैनेज करेंगे। हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन को मैनेज करेंगे, सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ल्यूब डायरोटिक्स दे देंगे, उसके अलावा कैल्शियम ब्लॉकर्स दे देंगे जैसे कि वेरापामिल हो जाती है, और बीटा ब्लॉकर्स वगैरह भी दे सकते हैं। हाइपरकेलीमिया, पोटेशियम को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम को मैनेज करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बात की कि कार्डिक एरिथमियाज में हाइपरकेलीमिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिर अगर हमारे पास हार्ट ही सही नहीं है, ब्लड ही सही नहीं आ रहा किडनी के पास, तो फिर किडनी फंक्शन अपना कैसे परफॉर्म कर पाएगी, तो किडनी को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट पे हमारे पास एक ही डिजीज बच जाती है, या फिर हम डायलिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं, आर्टिफिशियली किडनी को साफ करना मैं कह सकती हूँ करते हैं, या फिर हम लोग रीनल ट्रांसप्लांट कर देते हैं। रीनल ट्रांसप्लांट जो है वो हमारे पास 5 years तक वैलिड रहता है। लास्ट पे एक छोटा सा डिफरेंस है एक्यूट और रीनल का, जो सम अप कर रहा है इस पूरे लेक्चर को, कि कुछ फैक्टर्स हैं जो जिसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग हाइपरटेंशन को रिवर्स कर सकते हैं, और एनसेड्स वगैरह को या ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं। और कुछ ट्रीटेबल फैक्टर्स हैं जैसे कि SLE है, पोलियार्थराइटिस नोडोसा है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, इन तमाम को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। फिर हमारे पास फीचर्स हैं। फीचर्स में आ जाते हैं एनीमिया। ARF में एनीमिया प्रेजेंट होता है, CRF में बी प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉर्मली प्रेजेंट CRF में ही होता है। फिर सीरम बर्न एंड क्रेटिनिन है। बर्न क्या होता है, सीरम में ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन, ब्लड, यूरिया, नाइट्रोजन और क्रेटिनिन चेक करते हैं। सो पोटेशियम जो है दोनों में ही हाई होता है, लेकिन CRF में समहाउ इसकी रेशियो नॉर्मल होती है। कैल्शियम दोनों में ही लो है, और यूरिन वॉल्यूम जो है एक में ओलिगोयूरिक है और एक में बहुत ही ज्यादा 1000 ml है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में ब्रीफ ओवरव्यू है रीनल फेलियर्स का। अगर तो जो रीनल का फंक्शन है वो रिवर्सिबल है तो वो एक्यूट है, थोड़े टाइम के लिए है तो एक्यूट है, और मेजर जो इसकी वजह होती है प्री रीनल और पोस्ट रीनल है। ओलिगोयूरिया, ए यूरिया कॉमन है, इसमें कोई कास्ट हमें नहीं मिलेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन की हाई होगी, और कोई पास्ट डिजीज रीनल की नहीं होगी। डायलिसिस ऐसा हम लोग रिकमेंड नहीं करते, और ट्रांसप्लांटेशन भी रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन क्रॉनिक में ट्रांसप्लांटेशन भी रिक्वायर है, डायलिसिस भी रिपीटेडली किया जाता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कम हो जाती है, कास्ट भी हमें मिलेंगे, पॉलीयूरिया, नॉक्टीयूरिया मिलेगा, और मेजर जो इसकी वजह होती है वो हमारे पास रीनल ही होती है। सो ये था आज का लेक्चर।
मैंने तमाम चीज़ों को सम अप करने की कोशिश की है, इसको मैनेज किस तरीके से करते हैं, इसके कॉजेस क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, किससे एग्रीवेट होता है, किससे कम होता है। तो इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।